The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। फलाने राज्य में सियासी संकट, फलाना इसलिए कि अब ये भारत में राजनीति की प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा है। हर थोड़े दिनों में किसी न किसी राज्य में सियासी संकट खड़ा हो जाता है। लॉकडाउन लगने को हुआ तो मध्य प्रदेश में संकट था, खुलने को हुआ तो मणिपुर में संकट हो गया, और अब लॉकडाउन खुलने और बंद होने के बीच झूल रहा है तो राजस्थान से खबर आई। सचिन पायलट, युवा तुर्क और बगावत, इन तीन शब्दों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीवी के टिकर पर लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि सरकार नहीं गिरने वाली, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? राजस्थान में हुई उठापटक को एक सरकार के गिरने या बचने के संदर्भ में देखना क्या काफी है? ये पूरा विवाद कांग्रेस और हमारे मौजूदा समय की राजनीति के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? ये सब बातें करेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। સાહેબ 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 તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ, તમારા પુત્ર સુપુત્ર અહીંયા શું નામ ભાઈ તમારું? પ્રકાશ. આ પ્રકાશ ભાઈ અહીંયા આવ્યા છે, એમ કહે છે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું, તો સાહેબ તમે મને એમ કહો કે ફોન ઉપર ના વાત થઈ શકે? હા, એમનો દોસ્ત હતો, એ દોસ્તનો તો ફોન નંબર હતો ને સાહેબ. અધિકારીઓ એવું કહે છે ફોન ઉપર વાત નહીં કરીએ એમ? ઓકે સાહેબ, ઓકે હું સાહેબ કહીને બોલાવું છું, ભલે તમારા ફાધર તો હું સાહેબ જ કહીને બોલાવું છું ને. હા તો સાહેબ કઈ વાંધો નહીં, પણ હું એમ કહું છું કે ભાઈ સાહેબ તમારા દીકરા છે એટલે એમને પણ નિયમ કાનૂન તો લાગુ પડે છે ને સાહેબ. हमारे देश में पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि वो अच्छी वजहों से खबरों में आए ये कम होता है। आप किसी भी पान की दुकान पर पुलिस को लेकर छोटी सी बात निकालिए, थोड़ी देर में पुलिस कोसों महोत्सव शुरू हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करती है? तब उसे इस्तीफा देना पड़ता है। जो वीडियो आपने देखा वो गुजरात के सूरत से है। 8 जुलाई की रात 10:30 बजे सूरत के मंगत चौक पर कांस्टेबल सुनीता यादव तैनात थी। उनकी ड्यूटी थी नाइट कर्फ्यू और कोविड-19 के लिए बनाए गए सरकार के नियमों का पालन करवाएं। इस दौर में सुनीता ने कार को रोका, जिसमें उन्हें 5 लड़के बिना मास्क लगाए नजर आए। लड़के कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पाए तो सुनीता ने गाड़ी की चाबियां रख ली। तब लड़कों ने प्रकाश कनानी को फोन लगाया, जो वहां एक कार लेकर पहुंचा। उस पर MLA गुजरात लिखा था। प्रकाश दरअसल अपने पिता की कार लेकर पहुंचा था, जो वराछा रोड विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं और विजय रूपानी की सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री। भारत में चचा के विधायक होने पर ही धौंस दिखाने की गौरवशाली परंपरा है, और यहाँ तो पिताजी ही विधायक थे और वो भी मंत्री। ऐसे में उन्होंने क्या किया, ये समझने के लिए गुजरात की जनता के पास एक ऑडियो क्लिप है जो खूब वायरल हो रही है, जिसमें कांस्टेबल सुनीता यादव को धमकी दी जा रही है कि 365 दिन एक ही जगह खड़ा रखेंगे। दावा है कि ये आवाज़ प्रकाश कनानी या उनके साथियों में से किसी एक की है। इसके बाबत सुनीता जवाब देती हैं कि वो किसी की गुलाम नहीं है कि उन्हें ऐसा हुक्म दिया जाए। सुनीता पर दबाव डालने के लिए तमाम फ़ोन करवाए गए, जिन पर सुनीता ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। सुनीता ने राज्य मंत्री कानानी से बात की, उनसे पूछा कि क्या उन्हें जानकारी है कि उनका बेटा नाइट कर्फ्यू में घूम रहा है। मंत्री जी कहने लगे, क्या तुम मेरे से बहस कर रही हो? वो मेरा बेटा है, मेरी गाड़ी है, वो चला सकता है। जब सुनीता ने देखा कि मामला एक मंत्री से जुड़ा है तो उन्होंने वराछा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके सूचना दी, क्योंकि वहीं उनकी तैनाती थी। मीडिया रफ्तों के मुताबिक सुनीता को चेक पॉइंट से चले जाने को कहा गया। सिंघम को पर्दे पर देखकर सीटी बजाने वाले हमारे देश में सुनीता के साथ आगे क्या हुआ होगा? जो अपना काम कर रही थी, कर्तव्य का पालन कर रही थी, रौब के सामने नहीं झुक रही थी। हम बता देते हैं, सुनीता को पहले पेट्रोल ड्यूटी से हटाकर पुलिस मुख्यालय में तबादला कर दिया गया। इसके बाद सुनीता सिक लीव पर चली गई और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंडिया टुडे की पत्रकार गोपी मनियार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुनीता यादव पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया था। वराछा रोड सीट से विधायक कुमार कनानी का कहना है कि उनका बेटा सिविल अस्पताल जा रहा था, जहां एक रिश्तेदार कोविड-19 के चलते भर्ती थे। बेटे ने प्रार्थना की कि उसे जाने दिया जाए,
लेकिन कांस्टेबल ने गाड़ी पर लिखे एमएलए पर आपत्ति जता दी। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। पुलिस के आला अधिकारी वही कह रहे हैं जो पत्रकारों को सुनने की आदत है। क्या जांच के आदेश दिए गए? जब से ये मामला वायरल हुआ है तब से सुनीता यादव के लिए हर तरफ से समर्थन का ऐलान हो रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। हवा बनती देख गुजरात पुलिस ने प्रकाश कनानी और उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर उन्हें बेल भी मिल गई। जितने लोग पूछते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है, उन्हें ये पूरा प्रकरण बार बार पढ़ना, सुनना, देखना चाहिए। नियम, कायदा, ड्यूटी वगैरह से भी बहुत ऊपर आता है रसूख, और जब तक इस रसूख का इलाज नहीं ढूंढा जाएगा तब तक ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 28,701 नए मामले सामने आए और 500 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 18,850 लोग ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले 8,78,254 हो गए। मौत का आंकड़ा 23,174 और ठीक हुए 5,53,471। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। उत्तर दिनाजपुर की हिमताबाद सीट से भाजपा के विधायक देवेंद्र नाथ राय की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। 13 जुलाई की सुबह उनका शव एक दुकान के बाहर लटका हुआ मिला। केस की जांच सीआईडी को सौंपी गई। एसपी सुमित कुमार के मुताबिक पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें राय ने अपनी मौत के लिए एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जाएगी। लेकिन देवेंद्र के घर वालों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या का मामला है। देवेंद्र की पत्नी ने बताया कि रात 1 बजे उन्हें कोई बुलाने आया, जिसके बाद वो बाहर गए। परिवार के एक रिश्तेदार का कहना है कि देवेंद्र को पहले मारा गया, फिर शव को लटकाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में इसे हत्या बताया। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार में गुंडा राज की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने तो यहाँ तक कहा कि एक हत्या है जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल है, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का एक लंबा सिलसिला रहा है, इसलिए शक की सुई तो उठेगी ही। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अमूमन इस तरह की जांच कोर्ट की निगरानी में होती हैं, अगर हो पाती हैं तो। तीसरी सुर्खी के लिए फिर से गुजरात चलेंगे। यहाँ 26 साल के शुभम मिश्र को गिरफ्तार किया गया। शुभम मिश्र ये नाम पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। इस आदमी ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला, जिसमें इन्होंने एक महिला कॉमेडियन को लेकर बहुत भद्दी बातें कही, रेप की धमकी दी। वीडियो इतना वाहियात है कि उसे हम बीप करके भी आपको नहीं दिखा सकते। और शुभम मिश्र को इस कॉमेडियन से दिक्कत क्या थी, ये कि उनका एक व्यंग्य इन्हें समझ नहीं आया। मुंबई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बन रही है। इसे लेकर कोरा पर एक यूजर ने एक मजाकिया जवाब लिखा। ये अगस्त-सितंबर 2018 में वायरल हुआ। इस पर महिला कॉमेडियन ने एक टिप्पणी कर दी। तकरीबन 1 साल पहले का ये वीडियो अब अचानक से वायरल होने लगा। इसकी क्लिप इस तरह चलाई गई मानो इसमें शिवाजी का अपमान हो। बात यहां तक पहुंच गई कि ठाणे से शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को अर्जी भेज दी। इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। विवाद खड़ा हुआ तो कॉमेडियन ने माफी मांगी, कहा कि मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब तक इंटरनेट के ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुभम मिश्र ऐसा ही एक ट्रोल है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग समेत दूसरी एजेंसियों ने मामले का संज्ञान लिया तो शुभम को खोजकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। शुभम मिश्र अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन वो लाखों ट्रोल्स अभी भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से कलाकारों का जीवन दूभर हो गया है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सही है, लेकिन जा कहाँ रही है? कहाँ जा रही है? जयपुर की सड़कों पर बारिश के बीच सोमवार को मीडिया के कैमरे इन बसों का पीछा कर रहे थे। चलती बस में शीशों के भीतर बैठी सवारियों पर कैमरे फोकस हो रहे थे। क्या खास इन बसों के बारे में? इनमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने की उम्मीद और भरोसा जा रहा था। इनमें अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने की स्ट्रेटजी जा रही थी। ऐसी बसें आजकल महीने 2 महीने में किसी न किसी राज्य में अलग अलग मौक़ों पर दिख जाती हैं, जो किसी होटल तक जाती हैं। टिप्पणीकार इसे बस डेमोक्रेसी और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, और हम इसे कहते हैं विधायकों की बाड़ेबंदी।
बाड़ेबंदी इस डर से कि कोई दूसरी पार्टी या अपनी ही पार्टी का कोई बगावती नेता इन्हें अपने पाले में न कर ले, कहीं ये छिटक न जाए, कहीं कुर्सी बचाने वाला नंबर गेम खराब ना हो जाए, क्योंकि ये नंबर गेम दुरुस्त रहेगा तभी डेमोक्रेसी में आपकी कुर्सी रहेगी। राजस्थान में अभी नंबर गेम वाली कश्मकश सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही है। किसके साथ कितने विधायक हैं, आज इसी की आजमाइश हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर थी। इसका मकसद गहलोत खेमे के विधायकों को एकजुट करना था। बैठक के दौरान थोड़ी देर के लिए मीडिया को बुलाकर यह भी दिखाया गया कि मुख्यमंत्री कितने मजबूत हैं। इस दौरान गहलोत खेमे के विधायकों की गिनती 100 से 105 बताई गई। ये पत्रकारों की गिनती थी, थोड़ी बहुत घटी बढ़ी भी। कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद कहा कि 115 विधायक आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि विधायक गहलोत की अगुवाई में ही सरकार चाहते हैं और इसी के साथ अशोक गहलोत ने दिल्ली से आए पार्टी आलाकमान के संदेशवाहकों को, नेताओं को संदेश दे दिया कि हमें सचिन पायलट की जरूरत नहीं है। दिल्ली से क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अविनाश पांडे जयपुर में मौजूद थे। अविनाश पांडे जयपुर राजस्थान के प्रभारी महासचिव, केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के। इसी पद पर अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। और रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन यंग लेफ्टिनेंट। कितने यंग, पॉलिटिक्स के हिसाब से देख लीजिए। विधायक दल की बैठक के बाद सभी विधायकों को 4 बसों में बिठाकर जयपुर शहर के बाहर दिल्ली रोड पर मौजूद होटल फेयरमाउंट में रखा गया। और इसी के साथ सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत ने पार्टी नेताओं को आश्वस्त भी कर दिया कि मेरा कमलनाथ जैसा हाल नहीं होगा, और ये भी कह दिया कि सचिन पायलट को अभी और सियासत सीखनी होगी, उनके नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे। अशोक गहलोत को इतना भरोसा क्यों है? क्या पायलट राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष होकर भी गहलोत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा नंबर गेम। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें हैं 200, बहुमत के लिए चाहिए 101। सचिन पायलट वाली बगावत से पहले कांग्रेस के पास इतने विधायक थे। इसके अलावा 6 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, तो 101 और 6 हुए 107। आज वाली बैठक में करीब 15-20 कांग्रेस विधायक नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी गहलोत की गिनती 100 से ऊपर गई। कैसे? छोटू भाई वसावा, गुजरात के नेता, उनकी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी, उनके 2 विधायक जो राजस्थान के हैं वो गहलोत कैंप में पहुंचे। इसके अलावा सीपीएम के विधायक बलवान पुनिया भी गहलोत के समर्थन में हैं। आरएलडी के सुभाष गर्ग भी। और इसके अलावा गहलोत के साथ हैं कुछ निर्दलीय विधायक जिनकी संख्या दहाई में बताई जा रही है। यानी गहलोत रेगिस्तान के धोरों में मजबूती से टिके रहेंगे। सूत्रों ने जानकारी दी कि गहलोत खेमे की बैठक में 106 विधायक शामिल हुए। बाद में 3 और विधायकों के समर्थन की बात आई, यानी 109 विधायक। यानी फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बची हुई है। अब दूसरे पाले की बात करते हैं। बीजेपी के पास विधायक हैं 72। 3 विधायक बीजेपी की सहयोगी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हैं। कुल संख्या हुई 75। अब अगर बीजेपी को ऑपरेशन लोटस से मरुधारा में कमल खिलाना है तो 101 तक पहुंचने के लिए 26 विधायक और चाहिए। इसकी उम्मीद बीजेपी सचिन पायलट से कर सकती है। सचिन पायलट खेमे की तरफ से कहा गया था कि उनके पास 30 विधायकों का साथ है। अगर ये बात सच होती तो गहलोत की कुर्सी मुश्किल में आती। हम कह रहे हैं, जाती नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 30 इस्तीफा देते तो बहुमत का नंबर गेम भी बदलता, और बहुमत के नंबर गेम को भाजपा के पाले में होने के लिए कम से कम 50 विधायकों के इधर उधर होने की जरूरत है। लेकिन असल में पायलट के समर्थन में इतने विधायक नहीं हैं। चेतन डूडी जैसे पायलट खेमे के विधायक आज गहलोत की विधायक दल की बैठक में पहुंचे। सिर्फ 15-20 विधायक बैठक में नहीं थे जिनके सचिन पायलट के साथ होने के संकेत हैं। इनमें से एक भरतपुर के डी कुम्हेर से विधायक विश्वेंद्र सिंह भी हैं। तो क्या अभी सचिन पायलट बीजेपी में जाकर भी गहलोत का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे? ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा। सुनिए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन को। राजस्थान का अगर नंबर गेम देखें तो कांग्रेस एक तरह से काफ़ी सुरक्षित प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विद्रोह को देखते हैं तो यह नंबर गेम जो है बहुत नाजुक स्थिति में चला जाता है। इस स्थिति के अंदर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बहुत बुरे संकट में फंस गई है। कांग्रेस के हाईकमान की जो स्थिति है और जो प्रदेश नेतृत्व की जो स्थिति है, जो संगठन के नेतृत्व की स्थिति है और जो सत्ता के नेतृत्व की स्थिति है, ये इसके 3 कोण हैं और इन 3 कोणों में ये बहुत
एक बुरा संकट कांग्रेस के सामने है। सचिन पायलट अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम भी। सूबे में उनका रसूख कितना है? लोग कहते हैं कि कागज पर तो गहलोत के बराबर है। पायलट क्या गहलोत की सरकार गिरा सकते हैं? नंबर गेम में इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई। तो अब उनके पास विकल्प क्या बचते हैं? सचिन पायलट दिल्ली में है, कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोशिशें हो रही हैं। आज जयपुर में सुरजेवाला ने भी यही बात कही। अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं। अगर सचिन पायलट कांग्रेस की मान मनोबल को स्वीकार कर लेते हैं तो कौन सी शर्तों पर करेंगे? ये सवाल अहम है। और ये भी सवाल अहम है कि क्या अशोक गहलोत उन शर्तों को मानेंगे? आज जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। ये साफ संकेत है गहलोत खेमे की तरफ से कि अब उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटाया जाए। नए अध्यक्ष के तौर पर रघुवीर मीणा का नाम आ रहा है। सचिन पायलट अगर पार्टी चीफ का पद छोड़ने को राजी भी हो जाते हैं तो क्या सरकार में बने रहेंगे? आला कमान को क्या शर्तें देंगे? एक थ्योरी आ रही है कि वो काफी वक्त से राजस्थान सरकार में गृह विभाग मांग रहे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। डिप्टी सीएम होने के साथ साथ सचिन पायलट के पास पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज जैसे अहम महकमे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की अपने ही मंत्रालयों में नहीं चलती, सारे बड़े फैसले सीएमओ से होते हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं गहलोत ने पहले दिन से ही अपने डिप्टी सीएम को नाथ कर रखा है। ऐसे में लोगों ने कहा कि अगर वो बीजेपी में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे तो उनकी सियासी संभावनाएं क्या होंगी? जहां तक पायलट के बीजेपी में न जाने और तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना है, उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर अभी तक शायद लोगों का ध्यान नहीं गया है। और वो पहलू ये हैं कि जो पायलट साहब के साथ जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी की जो परिस्थितियां हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सवाई माधोपुर के लोग हैं या धौलपुर के लोग हैं या उनके साथ नागौर या दूसरी बेल्ट के लोग हैं, तो वो लोग जब उनके साथ जाकर के जो अपनी स्थानीय परिस्थितियां हैं उनका आकलन करेंगे तो वह उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित प्रतीत नहीं होता। तो इन परिस्थितियों में अगर वो बीजेपी का राह चुने तो वो बिल्कुल भी उनके अस्तित्व के लिए संकट का कारण बनता है। लेकिन अगर वो तीसरे मोर्चे की तरफ भी जाते हैं तो उनके लिए बहुत अपना जो स्थानीय जो घर का जो उनका मैदान सियासी मैदान है वो बहुत सुरक्षित नहीं है। उसमें बहुत सी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और उन लोगों का फिर से दोबारा चुनाव जीत करके आना या अपना राजनीतिक अस्तित्व वहां बचा पाना, मुझे उसमें काफ़ी संदेह नज़र आते हैं। इसलिए ये कदम कहीं न कहीं उनके लिए कुछ हद तक आत्मघाती भी साबित हो सकता है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में है। सूत्र कह रहे हैं कि उनके पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कुछ नेता उन्हें अपने पाले में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक दावा यह भी आ रहा है कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और उसकी वजह है क्योंकि एमपी में जैसे सिंधिया के साथ ऑपरेशन किया गया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता सक्रिय थे, वैसी संभावना राजस्थान में नहीं दिख रही। एमपी में कमलनाथ सरकार की थिन मेजॉरिटी थी। राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। एमपी में सिंधिया के साथ उनके समर्थक लगभग 2 दर्जन विधायक आने को तैयार थे। जब वो आ गए तब ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया। राजस्थान में ये बात नहीं कही जा सकती। एमपी में बीजेपी का घर संगठित था और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी था। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ये नहीं कह सकती वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच कैसे सियासी ताल्लुकात हैं, सब जानते हैं। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं? फिलहाल तो सचिन पायलट के समर्थक विधायक मानेसर में रुके हैं। सिलसिला चल रहा है और बात हो रही है पुरानी बातों की। इस बगावत का अंजाम क्या होगा? अंजाम समझने के लिए शुरुआत पर जाना होगा। तारीख थी 11 दिसंबर 2018। इस दिन सर्द सुबह की ठिठुरन मिटाता सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में पटाखों का शोर तेज हुआ, जो कि बड़ा रेयर है पिछले 5-8 साल से। दरअसल अरसे बाद कांग्रेस के दफ्तर में जश्न की वजह पैदा हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए।
5 राज्यों के, इनमें से 3 में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी। ये राज्य थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। विरुद्धावलियां लिखी जाने लगी राहुल गांधी के चमत्कारी नेतृत्व की। 2019 के चुनाव में उनकी दावेदारी पर बातें होने लगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम तय करने पर मुश्किल हो रही थी। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था। इन सब जगहों पर देरी हुई और इन सब जगहों पर राहुल गांधी के इनर सर्किल में माने जाने वाले 2 युवा चेहरे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को पेश कर रहे थे, इसलिए कश्मकश थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये नाम थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। कई दौर की बैठकों और समझाइश के बाद 13 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की, जिसमें एक तरफ मुस्कुराते हुए कमलनाथ और दूसरी तरफ थोड़ा कम मुस्कान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तस्वीर का कैप्शन टॉलस्टॉय, महान साहित्यकार रूस के, उनका एक कथन, समय और धीरज सबसे बड़े योद्धा होते हैं। तस्वीर के जरिए उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी संदेश दे रहे थे कि झगड़ा सुलझ गया। बाद में कमलनाथ एमपी के मुख्यमंत्री बने और महज 1.25 साल के वक्त में ही सिंधिया का धैर्य जवाब दे गया। वो योद्धा बने, विधायक तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं, जो राहुल गांधी ने 14 दिसंबर 2018 को ट्विटर पर डाली। इसमें उनकी एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट थे। सचिन पायलट की अगुवाई में ही राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, और जब बात बहुमत तक पहुंची तो सचिन ने दावा ठोक दिया। वैसे उनके परिचय का विस्तार इससे कहीं ज्यादा है। सचिन पायलट कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट मूल रूप से यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले थे। संजय गांधी के दौर में कांग्रेस से जुड़े। राजस्थान के गुर्जर बाहुल्य दौसा सीट से कई बार सांसद रहे। राजेश पायलट को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। वो राजीव के करीबी रहे और सोनिया के भी, और ये सियासी विरासत सचिन के काम आई। कितने करीबी, यूं समझिए कि जब राजेश पायलट की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और उससे पहले दुर्घटना की खबर आई, तो ये खबर देने के लिए दिल्ली में राजेश पायलट के घर में उनकी पत्नी रमा पायलट को सूचित करने के लिए खुद उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गई थी। और सचिन पायलट वो राहुल गांधी की पीढ़ी के नेता हैं, उनके दोस्त हैं। दोनों ने साल 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री की। सचिन पायलट ने अपने पिता की परंपरागत दौसा सीट से चुनाव लड़ा और जीते, और महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। फिर परसीमन हुआ, हालात बदले, तो 2009 का चुनाव उन्होंने राजस्थान की ही अजमेर सीट से लड़ा और जीता, और इस बार राहुल से करीबी काम आई। जितने भी राहुल के युवा सिपहसालार थे, उनमें से कई को मंत्री का पद मिला, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितिन प्रसाद हो। और वैसे ही सचिन पायलट को भी यूपीए 2 में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 में वो अजमेर से लोकसभा का चुनाव हार गए, और इसके बाद उन्हें राजस्थान का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। और राजस्थान में पहले से एक कद्दावर नेता मौजूद थे, 2 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोगों ने कहा अब कांग्रेस और राहुल गांधी गहलोत से आगे की देख रहे हैं, और इसलिए उनकी ताकत में कटौती कर सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया गया। सचिन पायलट और गहलोत की अदावत शुरू हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर ठनी। ये खबरें सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आई। जब गहलोत खेमे के कांग्रेस नेताओं को टिकट नहीं मिला, तो कहा जाता है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह दिया, और जो 10-12 ऐसे निर्दलीय जीते, वही गहलोत की ताजपोशी में अहम हुए, क्योंकि कांग्रेस को कोई प्रचंड बहुमत नहीं मिला था जैसा समर्थकों को अनुमान था। बिल्कुल थिन मेजॉरिटी थी, और तब ये विधायक अहम हो गए। चुनाव हुआ, बहुमत मिले, सचिन पायलट ने दावा ठोका। उन्हें लगा कि गहलोत अड़चन पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। उन्हें लगा कि मुझे राहुल गांधी का समर्थन है, पर चीजें इतनी आसान नहीं थी। सियासत का गिलीबिली, पुराना जादूगर। जी, ये हम सिर्फ उपमा में नहीं कह रहे। दरअसल अशोक गहलोत अभिधा में जादू करना जानते हैं। शुरुआती दौर में जादू का खेल दिखाते भी थे, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए जोधपुर की, और तब सियासी जादू दिखाने लगे। कहा जाता है कि राजीव और सोनिया के साथ उनके मजबूत सियासी रिश्ते हैं। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी भी उनसे प्रभावित हैं। कहा जाता है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में उनके कारनामों को, यानी उनके राजनीतिक प्रबंधन को देखते हुए गांधी परिवार का वरदहस्त मिल गया। कहा जाता है कि कांग्रेस के आलाकमान में अभी भी कई कोठरियां हैं, और ओल्ड गार्ड सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अहमद पटेल जिसकी अगुवाई करते हैं, और अशोक गहलोत के उनके साथ अच्छे संबंध हैं, और इसलिए उन्होंने गांधी परिवार का भरोसा जीता। ओल्ड गार्ड ने लॉबिंग की, और सचिन पायलट लाख नाराजगी के बावजूद
अशोक गहलोत के डेप्यूटी बनकर रह गए। उन्हें शुरुआत में पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग मिले, लेकिन फिर जल्द ही सचिन पायलट को समझ में आ गया कि ये ताकत सिर्फ कागजों पर है। और इस ताकत की शुरुआत कैसे होती है? 14 दिसंबर 2018 को एक तस्वीर आती है जिसका कैप्शन राहुल गांधी ने लिखा था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। सियासत के जानकार कह रहे थे सिर्फ तस्वीर में ही यूनाइटेड हैं, बाकी अशोक गहलोत इनका कद छांट देंगे। और उदाहरण दिया गया तब महिपाल मदेरणा का। ये वो प्रभावशाली जाट नेता थे जो 1998 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की भाजपा सरकार के विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री के पद के दावेदार। लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें लंगड़ी लगा दी। सुनिए पत्रकारों की राय। राजस्थान की राजनीति में एक खास बात ये रही है कि वर्तमान जो है वो भविष्य को नष्ट करता रहा है और जो कांग्रेस का भविष्य रहा है उसने वर्तमान के सामने हमेशा कांटे बोए हैं। तो यह परिस्थिति अशोक गहलोत के तीसरे मुख्यमंत्री काल में भी एकदम सामने आ गई है और उनके बारे में जो ये कहा जाता है कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को बहुत सलीके से निपटाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उन्हें राजस्थान की राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। पिछले जो 2 उनके कार्यकाल रहे थे उसमें वे बहुत सफल रहे, उन्हें ज़्यादा चुनौतियां नहीं रहीं। लेकिन यह तीसरा जो उनका कार्यकाल है इसमें सचिन पायलट ने उन्हें बहुत अभूतपूर्व और असाधारण चुनौतियां दी हैं। उन्हें राजनीतिक निर्णय करने देने में भी बड़ी परेशानियां आती हैं। तो ये जो परिस्थिति रही है, इस परिस्थिति में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भले अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने पुत्र वैभव गहलोत को खड़ा करके जिताने की कोशिश की हो या दूसरे निर्णय हों, उसमें कई बार ऐसी असफलताएं विफलताएं अशोक गहलोत के सामने रही हैं। वे मुख्यमंत्री बनने में ज़रूर सफल हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वे सचिन पायलट के बहुत सक्रिय सहयोग के बिना या उन्हें नाराज़ करके अपनी सरकार चला सकते हैं। यह परिस्थिति जो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पैदा हुई है, उससे साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसने अपनी राजस्थान से अपनी आंखें मूंद रखी हैं और वो खुली आंख से कुछ नहीं देख रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजस्थान की सरकार जो है वो एक बड़े गहरे संकट में फंस गई है और ये संकट जो है वो सिर्फ बातों से निकलने वाला नहीं है। इस संकट को तभी निकाला जा सकता है जब केंद्रीय नेतृत्व जो है कोई निर्णायक कदम ले और दोनों ध्रुवों को कोई एक निर्णायक निर्देश दे। इसके बिना यह संभव नहीं है। तो जो डर मदेरणा को था वही सचिन पायलट को। सरकार बनने के बाद पायलट और गहलोत कई बार मंचों पर साथ आए, पर अनबन हमेशा रही, टीका टिप्पणी हमेशा रही। पायलट के पास मंत्रालय रहे, मर्जी नहीं रही और इसलिए वो जब तब बगावती तेवर दिखाते रहे। कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला हो या कोई और मामला, पायलट सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे और गहलोत पायलट की शिकायतें दिल्ली तक पहुंचाते रहे। फिर आया जून 2020, लेकिन इससे पहले मार्च आया था, जिस महीने में सचिन पायलट के मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया धैर्य तज कर बीजेपी में जा चुके थे। जून में राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव था। सचिन पायलट को लगा कि अब मेरा दबाव काम आएगा, मैं सिंधिया ना बन जाऊं, इसलिए मेरी सुनी जाएगी, जैसे गुजरात में सुनी गई दूसरे नेताओं की बगावती तेवर दिखाने पर राज्यसभा सीट के एलोकेशन में। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने पत्ते यहां भी संभल कर फेंके। 2 चुनाव ऐसे थे 2 सीटों के जिसमें कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी। अशोक गहलोत ने एक आला कमान का कैंडिडेट ले लिया, केसी वेणुगोपाल, और एक अपना कैंडिडेट दे दिया। उन्हें डर था कि पायलट खेमा शायद यहाँ पर दगाबाजी करे, इसलिए 19 जून के चुनाव से पहले 11 जून को ही उन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। इस चुनाव में सब कुछ मुख्यमंत्री के मुताबिक रहा, लेकिन अंदर खाने पायलट पर निशाना साधा जाने लगा। ये झगड़ा जुलाई आते आते गुप्त रहने की सीमाएं लांघ गया। तब भी बात हुई थी ऑडियो के वायरल होने की, तब भी बात हुई थी समर्थकों की बातचीत की, तब भी बात हुई थी पायलट समर्थक मंत्री के कुछ कहने की। क्या कहने की? कि कुछ ही महीने की बात है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे और गहलोत का तख्ता पलट हो जाएगा। विधायकों की इस कथित खरीद फरोख्त के मामले में गहलोत सिर्फ सियासी बयानबाजी और आला कमान को शिकायत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को भी जिम्मेदारी सौंप दी।
एसओजी ने मामला दर्ज किया, शिकायत दर्ज हुई जिसमें बाकायदा एफआईआर में लिखा है कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। एसओजी ने सिलसिले में जांच शुरू की, नोटिस भेजा, कई निर्दलीय विधायकों को भेजा। इनमें से कुछ विधायक नाराज हैं कि हम ही ने जाके मुख्यमंत्री को सब बातें बताई, हमको ही नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस डिप्टी सीएम और सीएम को भी गया और इसके बाद सचिन पायलट को लगा कि पानी सर के ऊपर हो गया, मेरी ही सरकार की पुलिस के द्वारा मुझे दबाया जा रहा है। अंदर खाने कई जानकार कहते हैं कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से। सियासत में हमेशा सीधे सीधे डीलिंग नहीं होती है, लेकिन बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी। जब पायलट को नोटिस भेजा गया तो उन्होंने बगावत की तैयारी कर दी, अपने समर्थक विधायकों को जुटाने की कोशिश शुरू कर दी और जयपुर छोड़कर दिल्ली चले गए। अब सचिन पायलट कांग्रेस के अगले सिंधिया होंगे या नहीं होंगे, बीजेपी में जाएंगे या नहीं। पत्रकारों ने पूछा तो एक लाइन का जवाब आया, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट अभी वजन तौल रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग कितनी हो सकती है। क्या कांग्रेस आला कमान फिर से मध्यस्थता करेगा? क्या कांग्रेस आला कमान जैसी कोई चीज़ बची भी है? क्योंकि जब सचिन पायलट की बगावत की खबरें बीते दिन आईं तो कांग्रेस के तमाम नेता ट्विटर पर अपनी बेबसी जाहिर कर रहे थे। कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली, शशि थरूर जैसे नेता। पर सियासत सिर्फ ट्विटर के सहारे नहीं चलती, चलती होती तो यूनाइटेड कलर्स इतने बिखरे नजर नहीं आते। कांग्रेस की यही समस्या है, पता ही नहीं चलता कि संगठन कौन चला रहा है। एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक इस्तीफा दे चुके अध्यक्ष हैं जिनको वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं और जो मान नहीं रहे। तो कई लोग हैं, किसी के पास भी फुल टाइम पॉलिटिक्स का समय नहीं और उनके सामने एक मेहमत मशीनरी है चुनाव की, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो साम दाम दंड भेद सत्ता का जो चरित्र है उसके मुताबिक किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। और ये बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, हर राजनीतिक दल का यही हाल है। सत्ता सबसे बड़ा सत्य है, अशोक गहलोत का भी, सचिन पायलट का भी, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। और ये सत्य बघारा जाता है, शपथ ली जाती है इसकी हमारे और आपकी इच्छाओं के नाम पर। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते कविता सुनिए, क्योंकि सियासत के इस उबड़ खाबड़ में कविता ही तो है जो हमारे भीतर की करुणा, हमारे भीतर का मनुष्य होना बचा कर रखती है, महत्वाकांक्षाओं से मुक्त रखती है ज़रूरी हद तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कैसा समाज है जो अपनी ही देह की मैल से डरता है? कैसी देह है जो अपने ही नाखून से डरती है? लोग तो बोलते ही रहते हैं, इतने अखबार, पत्रिकाएं, फिल्म, टेलीविज़न लगातार, फिर भी ऐसा क्या था जो बोलने में रह गया? ऐसा क्या था जिसका बोलना खतरनाक था? मैंने कुछ भी तो नहीं किया, बस एक निशान छूट रहा था जो लगा दिया।